पिछले कई महीनों से शेयर बाजार में जो गिरावट आई है, उससे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें भारी नुकसान हुआ होगा। लेकिन नुकसान सहकर भी आप उस शेयर को अभी भी अपने पास रखे हुए हैं कि आगे फिर कभी बढ़ेगा तो सही। आप उस शेयर को भले ही रखे रहें, लेकिन क्या आपको पता है कि उस शेयर में हो नुकसान में भी आप तुरंत मुनाफा भी कमा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि आखिर इस टैक्स गुरु में शेयर, मुनाफा, घाटा ये क्या माजरा है, तो मैं आपको बताऊंगा इसका टैक्स गुरु से लेना देना है और इस शो में आगे इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही टैक्स गुरु से मैं आप ये भी जानेंगे कि टैक्स से जुड़ी जो भी उलझने हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर आपको टैक्स के मोर्चे पे कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। वैसे भी मिसाल के तौर पर 31 मार्च खत्म होने से पहले टैक्स बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उपाय। अगर आप महीने में 50,000 रुपये से ज़्यादा देते हैं किराया तो इस पर क्या है TDS की उलझन। और साथ ही आपको भी बताएंगे अगर आप विदेशी शेयर मार्केट में कर रहे हैं ट्रेडिंग तो भारत में कब कब और कितनी बनती है टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने शो के शुरू में आपको कहा था कि अगर आपके पास शेयर है, उस शेयर में आप अच्छा खासा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन शेयर अच्छा है, आपको मानना है या फिर आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ने कहा है कि उसको मत बेचिए, आने वाले दिनों में फिर बढ़ ही जाएगा, तो बिल्कुल आप मत बेचिए। उसमें बेचने नहीं बेचने की सलाह मैं नहीं दूंगा। लेकिन जो शेयर में नुकसान हो रहा है, उस नुकसान के एवज में आपको मुनाफा कमाने का तरकीब बताऊंगा। आपको ये कैसे मुनाफा कमाएंगे उसको तकनीकी भाषा में लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये क्या है गौरी समझते हैं। गौरी, क्या है पूरा माजरा, समझाइए थोड़ा सा। देखिए लक्ष्मण, जैसे हमने देखा पिछले 2-3 साल में शेयर मार्केट ने बहुत प्रॉफिट कमा के दिया इन्वेस्टर्स को, और ये साल ऐसा है जहाँ पे लगभग हर इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है और सब परेशान है कि काफ़ी लॉस इनकर हो रहा है। तो कई बार नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिव कैसे ढूंढ सकते हैं, उसका ये तरीका है कि आप लॉस हार्वेस्टिंग के ज़रिए आप अपना टैक्स आने वाले सालों में या इस साल में बचा सकते हैं। जैसे शुरू के महीनों में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, आपने कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है बुक किया हो, या आने वाले समय में अगले साल में या उसके अगले साल में आप कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करेंगे। तो अभी जो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है, जो शेयर्स आपके फंडामेंटली आपको लगता है स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा हम सलाह नहीं देंगे आपको क्या रखना है और क्या बेचना है, जो शेयर्स आपको रखने हैं उनको एक बारी के लिए आप बेच दीजिए, अपनी बुक्स में उसका लॉस बुक कर लीजिए। यानी कि आज बेचा और कल आप उसको खरीद लीजिए, या एक दिन पहले उतनी ही क्वांटिटी खरीद के आज आप उसको बेच दीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपके बुक्स में तो लॉस आ जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल लॉस नहीं है, क्योंकि आपने उतनी ही क्वांटिटी दोबारा खरीद ली है। अब ये जो लॉस आपने इनकर किया है, ये आप अपने जो शुरू के महीनों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उससे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका शुरू के महीनों का कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो आने वाले 8 साल तक आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप अपने फ्यूचर प्रॉफिट से उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये साल आपको यूज करना चाहिए लॉसेस बुक करने के लिए। और इसी के साथ साथ लक्ष्मण, टैक्स हार्वेस्टिंग का भी टैक्स हार्वेस्टिंग पे मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मुझे समझाइए थोड़ा सा और सिंपल भाषा में कि मान लिया जाए मेरे पोर्टफोलियो में 5 शेयर है और पांचों शेयर अच्छे शेयर हैं, उसको मैं रखना चाहता हूं, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अभी वो पांचों शेयर मिल करके हमें 1 लाख का नुकसान दिखा रहे हैं। PNL में माइनस में 1 लाख रुपए दिखा रहा है। तो मैं क्या करूं, उस पांचों शेयर को बेच दूं और 1 लाख रुपए के लॉस को बुक कर लूं मैं, और फिर हमें चूंकि शेयर रखना है तो जब पैसे आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा, तो फिर उस पांचों शेयर को खरीद लूं। तो अब मैं जो 1 लाख रुपए बुक किया लॉस, तो उस लॉस से हमें क्या फायदा होगा टैक्स में? तो मैं आपको एक कैलकुलेशन से समझाती हूँ लक्ष्मण। सपोज करिए कि आपका 3 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अभी तक इस साल में, और आपने कोई लॉस बुक नहीं किया है। अब आप 1.5 लाख का लॉस बुक कर लेते हैं, या 1 लाख का ले लेते हैं, आपने 1 लाख का मेंशन किया, 1 लाख का लॉस बुक कर लेते हैं। तो हमारा 3 लाख का गेन माइनस 1 लाख का लॉस, आपको टैक्स देना है सिर्फ 2 लाख पे। इतना ही आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से करेंगे, जितना गेन हुआ है उसके अराउंड लॉस आप बुक कर ले। अब डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कितना लॉस आपको अलाउ कर रहा है। मेरा सवाल एक और है इसमें कि ठीक है, हमने अभी तक कोई गेन बुक नहीं किया, हमने सिर्फ लॉस है मेरे पास, लेकिन हमें गेन एडजस्ट करने के लिए कोई है नहीं, तो हमने 1 लाख का लॉस बुक करके रख लिया। अब वो लॉस हमें आगे चल के मान ली किसी भी तरह का कैपिटल गेन्स
हो रहा है, चाहे घर बेचने से हो रहा है या शेयर बेचने से हो रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपने बुक किया है उसको आप, या लॉन्ग टर्म भी आप अगर बुक करा है, अगले 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आने वाले सालों में कभी ना कभी तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, आपको मुनाफा होगा। आप 8 साल में जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। ये सिर्फ शेयर के अगेंस्ट बुक कर सकते हैं या फिर हाउसिंग या किसी और कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट बुक कर सकते हैं? उसमें भी कर सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म अक्रॉस एसेट क्लास, आप गोल्ड में अगर लॉस हो रहा है उसमें भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में हो रहा है उसमें भी कर सकते हैं, किसी भी एसेट क्लास में। बस कैटेगरी लॉन्ग और शॉर्ट की जो एडजस्टमेंट है वो सही होनी चाहिए। लॉन्ग है तो सिर्फ लॉन्ग में जाएगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों में जाएगा। आप शेयर से बुक कर रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में घर से आपको मुनाफा हो उसके अगेंस्ट बुक कर सकते हैं, और एक बुक 8 साल तक कर सकते हैं। मान लिया अगले साल कुछ बुक कर लिया, अगले साल कुछ बुक कर लिया, ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो 1 लाख रुपए का टैक्स की देनदारी बनती थी वो आपको यहाँ पे बचती दिख रही है। एक और सवाल मैं पूछूंगा, जिनके पास अभी मुनाफा हो रहा है, अभी तो लॉस की बात है, किसी को पास मुनाफा हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में मुनाफे का एक हर साल का एक सीमा तय किया रहता है, तो उसको कैसे बेचे? शायद उसी की बात आप करते हैं, टैक्स हार्वेस्टिंग। बिल्कुल, उसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और ये जो मुनाफा है ये तो लक्ष्मण हर साल कर लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव की मार्केट ऊपर है या नीचे है। आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है शेयर्स में, उसमें आप इस तरह से अपनी बुकिंग कीजिए कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1.25 लाख इस साल के लिए जो लिमिट है। इससे पहले ये 1 लाख की लिमिट थी, बजट में बढ़ा के इसको 1.25 किया गया। तो अभी के लिए आप 1.25 का जो गेन है उसको बुक कर लीजिए, और आने वाले सालों में जैसे जैसे ये लिमिट जब भी बढ़ेगी उतना जो गेन है आपको हर साल बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप अल्टीमेटली इस को बेचेंगे शेयर को, या आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट के और इन्वेस्टमेंट करनी है बेचा, तो उस टाइम पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि आप हर साल 1.25 लाख का कैपिटल गेन बुक करते आ रहे हैं जिसपे आपने कोई भी टैक्स नहीं दिया है, और वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो जाएगा। तो जब आप एक्चुअल में बेचेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं। तो आप 1.25 लाख का जो गेन है उसको बुक करते रहिए हर साल, तो अच्छा होगा। तो अभी भी देख लीजिए कहीं आपको मुनाफा हो रहा है, वैसे मुनाफा की गुंजाइश कम दिख रही है आज की हालत में, लेकिन हो रहा है लॉन्ग टर्म में, तो आप उसको बुक कर लीजिए ताकि इस पर आपको टैक्स की देनदारी कम हो जाएगी, और फिर आगे उस शेयर को खरीदना चाहे तो खरीद लीजिए। ये है पूरी सलाह, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेंगलुरु से कमल मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। कमल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल आपके पास? गौरी हमारे साथ हैं, टैक्स गुरु। ओके गौरी जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है कि इंटरिम बजट में अगर आप जब कैपिटल गेन्स के रेट चेंज किए गए थे, शॉर्ट टर्म को 15 से 20 किया गया था और लॉन्ग टर्म को 10 से 12.5 किया गया था, तो अगर मेरा जैसे प्रॉफिट 23 जुलाई से पहले का है 10 लाख रुपए, जो शॉर्ट टर्म है उसमें मेरा 1.5 लाख का टैक्स बनता है 15% के हिसाब से, और 23 जुलाई के बाद से मेरा जैसे 8 लाख रुपए का लॉस है, अगर मैं उसको 20% के हिसाब से देखूं तो उसमें 1.6 लाख होता है। तो आप 10 लाख मैंने प्रॉफिट बुक किया, 8 लाख मैंने लॉस बुक किया 23 के बाद, बट मुझे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि शायद ये गलत कैलकुलेशन है। तो मैं ये कैलकुलेशन जानना चाहूंगा कि जुलाई से पहले के प्रॉफिट बुक और जुलाई के बाद का लॉस बुक को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। देखिए, इसमें डेफिनेटली आपका डाउट सही है, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा हो रहा है और आपको लग रहा है कि सरकार आपका फ़ायदा कैसे दे रही है इस सिचुएशन में। बट ऐसा ही है, जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो आपका 23 जुलाई से पहले के प्रॉफिट या गेन है वो 15% पे हैं, उसके बाद आपके 20% में हैं। लेकिन जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो हम पूरे साल को एक बना के देखेंगे। उसमें हम ये नहीं देख सकते कि पहले का प्रॉफिट और पहले का लॉस एडजस्ट एक अलग से होगा और 23 जुलाई के बाद का प्रॉफिट लॉस अलग एडजस्ट होगा। जो सेट ऑफ की एडजस्टमेंट है वो तो कंबाइंड ही होगी। तो इसमें जो आपने कैलकुलेशन की है वो ठीक है, और आपका इसमें टैक्स बच रहा है बिकॉज ऑफ ये जो आपकी 23 की डेट बीच में आ गई और इसमें चेंजेस आ गए। लेकिन आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें अगर बाद में कभी कोई नोटिफिकेशन आती है कि इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी तो एक अलग सिचुएशन होगी, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आपको एडजस्टमेंट मिलेगी और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपना टैक्स इसको सेट ऑफ करके बचा सकते हैं। कमल जी, कंफ्यूजन तो नहीं अब? सर एक सिर्फ कंफ्यूजन था कि जैसे नंबर जो मैंने बताया कि प्रॉफिट 10 लाख का हुआ है, लॉस 8 लाख का हुआ है, तो अगर मैं एडजस्ट करूं तो दिखाएगा कि मुझे 2 लाख का प्रॉफिट है,
तो अब ये 2 लाख पे मुझे 15% देने हैं या 20% देने हैं? तो आपका जो 2 लाख का प्रॉफिट है, पहले 10 लाख का प्रॉफिट अगर आपका 23 जुलाई से पहले का पूरा 10 लाख आपने बताया, तो आपका पूरा ही 10% पे है। तो जब आप अपना डेट वाइज देखेंगे कि आपका 23 जुलाई से पहले जा रहा है, तो आपका 15% में होगा। बट अगर आपका ये 10 लाख का प्रॉफिट ऐसा है कि 5 लाख सपोज करिए 23 जुलाई से पहले है और 5 लाख 23 जुलाई के बाद है, तो आपका पहले 5 लाख वाला एडजस्ट होगा, फिर आगे 3 लाख, जो बचेगा 2 लाख वो 23 के बाद जाएगा, तो उस केस में 20% लगेगा। बट क्योंकि आपने कहा कि 23 से पहले का है 10 लाख का प्रॉफिट, तो आपका 15% ही टैक्स लगेगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अब सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। इस बीच चलते हैं प्रयागराज, जहां से अशोक गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं क्या उलझन है आपकी? मेरा एक एचयूएफ कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें मैं और मेरी वाइफ और 3 डॉटर्स हैं, वो मेंबर हैं। तो मुझको ये जानकारी चाहिए कि मेरे बाद कौन करता होगा और क्या एचयूएफ रन करेगा, और इनकम टैक्स में इसके लिए कोई गाइडलाइंस है क्या, और बैंक किसको करता एक्सेप्ट करेगा, ये बड़ा कंफ्यूजन है, बैंक वाले कह रहे हैं। और इसको क्या मुझे डिसॉल्व कर देना चाहिए, कौन सी चीज सही होगी? ठीक है, गौरी आपको बताएंगे। देखिए, आजकल लॉ लड़कियों के फेवर में है, तो अब लॉ ये कहता है कि कर्ता एक फीमेल भी हो सकती हैं। तो जो हम आपकी एचयूएफ की बात कर रहे हैं, जिसमें आप अभी करता हैं, आपके बाद कोई मेल मेंबर आपकी फैमिली में नहीं है, तो आपकी वाइफ है और आपकी डॉटर्स हैं। तो आपकी वाइफ जो हैं वो एचयूएफ की मेंबर हैं, लेकिन जो आपकी डॉटर्स हैं वो को पार्टनर हैं। तो जो भी एल्डेस्ट फीमेल या मेल, जो भी एल्डेस्ट होता है वो कर्ता बनता है। तो आपकी जो एल्डेस्ट डॉटर है को पार्टनर, वो उस एचयूएफ की को पार्टनर, वो उस एचयूएफ की कर्ता बनेंगी। जो आपकी वाइफ है वो कर्ता नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वो को पार्टनर नहीं है। जब आप इसको डिसॉल्व आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एचयूएफ आपकी चलती रहेगी। बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर सबमिट करने होंगे, जिसमें अगर कर्ता की डेथ होती है, उस सिचुएशन में डेथ सर्टिफिकेट और जो नया कर्ता है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और बैंक उसको चेंज कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि मेल कर्ता की डेथ के बाद अगर कोई सर्वाइविंग और मेल को पार्टनर नहीं है, तो एचयूएफ डिसॉल्व करने की ज़रूरत हो, तो आपकी केस में आपकी जो एल्डेस्ट डॉटर है उनका बनता है कर्ता का रोल। अशोक जी, पॉइंट था मेरा। नहीं सॉरी, आपके सवाल का जवाब मिल गया है जी। चलिए, धन्यवाद हमारे से संपर्क करने के लिए। गौरी, मैं और सवाल लूँ कि इससे पहले अभी ध्यान में आया, चूंकि हम लोग बात कर रहे थे लॉस हार्वेस्टिंग का और टैक्स हार्वेस्टिंग का, चूंकि सारा कुछ 31 मार्च से पहले करना होता है, तो मेरा एक सवाल और है कि 31 मार्च से पहले और कौन कौन सी चीज़ें कर लेनी चाहिए टैक्स पेयर्स को, करना क्या चाहिए? दूसरा सवाल कि अगर अभी भी कुछ मौका है क्या कोई टैक्स बचाने का? बिल्कुल लक्ष्मण, 31 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, तो इससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है अपनी टैक्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो सबसे पहले तो जो हमने डिस्कस किया, लॉस हार्वेस्टिंग, टैक्स हार्वेस्टिंग, ये सब आपकी 31 से पहले ही होनी है, तो उसके लिए काफ़ी दिन कम बचे हैं, आपको वो ज़रूर करना है। एडवांस टैक्स की ड्यू डेट थी 15 मार्च, और जिन लोगों ने वो मिस की है उनको भी 31 से पहले अपना एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो अप्रैल के महीने में जाएंगे उनका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो एडवांस टैक्स एक इम्पॉर्टेंट है डेडलाइन 31 मार्च की, जो वैसे 15 थी लेकिन बहुत लोगों ने मिस की है। इसके अलावा आपकी अपडेटेड रिटर्न की जिनकी डेट्स हैं, यानी कि जिनको अपनी रिटर्न अपडेट करनी है और अपनी पेनल्टी सेव करनी है, क्योंकि वो जैसे ही अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, चाहे वो एलिजिबल हो अपडेटेड रिटर्न के लिए, उनकी पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाता है, तो वो आपको 31 से पहले फाइल करनी है अपनी अपडेटेड रिटर्न। इसी के साथ साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन में क्या बोला है, ओल्ड रजीम या न्यू रजीम, वो कैलकुलेशन आप एक बार दोबारा कर लीजिए। हालांकि जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ही ठीक टीडीएस काटे और आपको एज इट इज़ फॉर्म 16 ऐसा मिले जो आप एग्जैक्टली सेम अपनी रिटर्न में दिखाएं, तो उस सिचुएशन से बेटर कुछ हो नहीं सकता। तो आप वो देखिए, अपना पूरे साल का टीडीएस कितना कटा है उसकी कैलकुलेशन आपको देखनी है। अगर कोई भी ओल्ड रिजीम में अभी भी जा रहा है तो उनके लिए 31 की ड्यू डेट है डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, जो भी उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और आखिरी में कुछ छोटी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उनको चालू रखने के लिए, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा भी उनमें नहीं इन्वेस्ट करें, जैसे पीपीएफ की हम अगर बात करें, तो आपको एक अमाउंट
हर महीने जमा कराना होता है, चाहे वो 500 रुपये का हो, या अगर मैं पीपीएफ की बात करूं तो वो आपको 31 से पहले कराना है, वरना आपका जो इंटरेस्ट है वो मिलना बंद हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो डोरमेंट हो जाएगा। तो ऐसी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उन पे भी ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये सारी चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 31 मार्च आखिरी तारीख होती है बहुत सारी चीज़ों करने को लेकर के, और अगर इस डेट को मिस कर जाते हैं तो फिर बहुत सारी पेचीदगियाँ यहाँ पे हो सकती है। लेकिन कई सारे सवाल हैं और भी कई सारे मुद्दे जिस पे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक मुद्दा खास तौर से समझाएंगे उन लोगों के लिए जो हर महीने 50,000 रुपये से ज़्यादा किराया देते हैं। उनके लिए टीडीएस का गणित बड़ा ही उलझन भरा है। आज हम इस टैक्स गुरु के अगले सेगमेंट में इसी पर बातचीत करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं टैक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब देने के लिए जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल, लेकिन एक मुद्दा जो कि बात 31 की चली रही है, तो टीडीएस को लेकर के खासतौर से वो लोग जो कि किराया देते हैं 50,000 रुपये से ज़्यादा किराया देते हैं, तो उसमें टीडीएस को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। क्या है पूरा मामला, समझाइए थोड़ा सा। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये पता भी शायद नहीं है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप जिस घर में रह रहे हैं उसका किराया महीने का 50,000 से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस काटना है। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे जो कंप्लायंस को मिस कर रहे हैं। तो पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी टीडीएस की लायबिलिटी बनती है, चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपके नाम पे कोई टैन नंबर नहीं है, कोई बिजनेस आपके नाम पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप 50,000 से ज़्यादा का किराया दे रहे हैं तो 1 अप्रैल 2024 से सितंबर तक आपको 5% तक का टीडीएस काटना होता था और अपने लैंडलॉर्ड को बैलेंस पेमेंट करनी होती थी और इस टीडीएस को जमा कराना होता था सरकारी खाते में। 1 अक्टूबर से ये लॉ चेंज होके 2% हुआ। तो अब पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर हम देखें तो 2 तरीके होते हैं टीडीएस काटने के लिए। पहला तो आप हर मंथ टीडीएस काट रहे हैं, बैलेंस पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस काट रहे हैं, रिटर्न जमा करा रहे हैं और पूरा साल ये सिलसिला चलता रहेगा। एक ऑप्शन ये भी होता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं तो हर महीने की कंप्लायंस थोड़ी हैवी लगती है, तो 31 मार्च से पहले यानी कि मार्च के महीने में पूरे साल का टीडीएस काट के आप उसको जमा करा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो ये कंप्लायंस करते हैं वो मार्च के महीने में पूरा का पूरा टीडीएस काट लेते हैं। तो यानी कि जब आप मार्च की पेमेंट करेंगे, आपका जो टीडीएस है पूरे साल का काटेंगे और बैलेंस पेमेंट अपने लैंडलॉर्ड को करेंगे। और इस टीडीएस को आपको 30 अप्रैल से पहले रिटर्न कम फॉर्म जो चालान होता है उसमें जमा करा के अपने लैंडलॉर्ड को फॉर्म देना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 1 अक्टूबर से ये रेट 2% हो चुका है और आज जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने बैठेंगे तो उसमें देखेंगे आपके पास कोई बाइफिकेशन नहीं है, आपको एक ही कॉलम मिलता है जहाँ पे या तो आप 5% डाल सकते हैं या 2%। तो यहाँ पे कैच ये है कि अगर आप मार्च के महीने में एक साथ टीडीएस काट रहे हैं तो उस टाइम पे जो लॉ कहता है वो 2% कहता है, तो आपको पूरे साल में 2% काटना है। लेकिन अगर आप पूरे हर महीने का अलग अलग काट रहे थे तो सितंबर तक 5% काटना है और अक्टूबर से 2%। और जिन लोगों ने साल के बीच में घर छोड़ा है उनके लिए जिस महीने में घर छोड़ा है उसके बाद आपको जमा कराना था, डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम पे रेट 5% था या 2% था। अगर किसी ने साल के बीच में घर छोड़ा और अभी तक जमा नहीं कराया है, उस केस में बहुत भारी इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा किराया देते हैं, 50,000 या 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा किराया देते हैं तो फिर आपको ये ध्यान। लेकिन जो 50,000 से ज़्यादा किराया देते हैं, लेकिन कई लोग किराए में मेंटेनेंस चार्ज इंक्लूड करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, तो 50,000 का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? वो सब कुछ इंक्लूड आपका होगा। आपका अगर 45 का किराया है, ऊपर मेंटेनेंस है 10,000, तो 55 लिया जाएगा, आपका टीडीएस कटेगा। टीडीएस कटेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस बीच बेंगलुरु से सुनीता खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी नमस्कार, आवाज़ आ रही है मेरी? सुनीता जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं एक रेगुलर टैक्स पेयर हूँ, लेकिन मेरा 2008 से 2012 तक के बीच का जो ये ईयर्स हैं उसमें मेरा टीडीएस का रिफंड नहीं मिला, जो कि लगभग 1 लाख से ऊपर है। 1.25 लाख के करीब जो मेरा टीडीएस बनता है वो रिफंड नहीं मिला। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि पहले ऑफलाइन इनका वो आता था
और मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से वो हम लोग को बीच में कुछ मिस हो गया है, तो अब उसको हम कैसे क्लेम कर सकते हैं दोबारा? तो आपने उस टाइम पे रिटर्न फाइल की थी या रिटर्न ही नहीं फाइल हुई? एवरी ईयर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2008 से 12 तक का टीडीएस का रिफंड नहीं मिला है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी रिटर्न फाइल हुई है और आपका टीडीएस जो है वो रिफंड बनता था। तो इस केस में आप ग्रीवियंस रेज कर लीजिए और आप एक बार देखिए रिफंड आपका ऑनलाइन दिखा रहा है री इशू में, क्योंकि जो रिफंड आपका बनता था गवर्नमेंट ने देना था और वो किसी वजह से क्रेडिट नहीं हो पाया, उसका कारण आपको नहीं पता कि क्या है, अगर तो उसको आप री इशू में डालिए, अपनी बैंक डिटेल्स नहीं डालिए, उसको अकाउंट को वैलिडेट कीजिए और रिफंड री इशू की एक रिक्वेस्ट डालिए। अगर ऑनलाइन ये रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही है तो अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाके आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दीजिए। हालांकि ये बात मैं सिर्फ तब बोल रही हूँ जब आपने रिटर्न भरी थी और सब कुछ ठीक था, आपका रिफंड बनता था। अगर आपकी रिटर्न बाय चांस मिस हुई है तो इतनी पुरानी रिटर्न का कुछ नहीं हो सकता और उसमें कॉन्डोनेशन भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो कॉन्डोनेशन भी तब फाइल हो सकती है जब टाइम लिमिट के अंदर रेंज हो और दूसरा कोई बहुत ही जेन्युइन हार्डशिप हो एसएससी पे, अगर उनको रिफंड ना दिया जाए। आपका वैसा केस नहीं लग रहा है तो, और लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी रिटर्न ठीक फाइल थी, रिफंड आपका बनता था, तो आप री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। री इशू की रिक्वेस्ट डालिए, फिर भी अगर नहीं आता तो संपर्क करिएगा टैक्स गुरु से, हम लोग फिर कोई और रास्ता आपको बताएंगे। इस पे चलते हैं झांसी, जहाँ से स्वामी आनंद सुमरियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताएं क्या सवाल आपके पास? हाँ लक्ष्मण जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं अमेरिका की जो ब्रोकरेज फर्म है उसके साथ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो वहाँ से जो प्रॉफिट मिलेगा मुझे उसे यहाँ लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ लाने के लिए क्या करना होगा? जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको अपने अकाउंट में अगर ट्रांसफर करते हैं, जाहिर तौर पे इनके अकाउंट में आएगा प्रॉफिट, तो फिर उसके लिए क्या मतलब उसकी टैक्स लायबिलिटी इंडिया में क्या होगी, आप ये पूछना चाहते हैं? यही कि उस पर टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी, यही जानना चाहते हैं। परमिशन कहीं से लेना पड़ेगा? नहीं, देखिए वो तो आपकी जो ब्रोकरेज फर्म है वो ट्रांसफ़र कर देगी आपके अकाउंट में, आपके इंडियन अकाउंट में, जिस अकाउंट से पैसा जाएगा उसी अकाउंट में पैसा आएगा। बट क्योंकि आप रेजिडेंट हैं तो आपको उसको डिक्लेयर करना होगा इंडिया में उस इनकम को, और अगर आप इंटरनेशनल इक्विटीज़ में डील कर रहे हैं तो इंडिया में उसको डेट माना जाएगा, क्योंकि जो हमारा इक्विटी की डेफिनेशन है उसमें इंडियन इक्विटी की होल्डिंग 65% से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल है, इंडियन इक्विटी की होल्डिंग नहीं है 65% से ज़्यादा, तो हमारे कंट्री में इसकी टैक्सेबिलिटी डेट के हिसाब से बनेगी। बट आपको ट्रांसफ़र करने में पैसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी जो ब्रोकरेज फर्म है वो इसकी कंप्लायंस करेगी। चलिए, तो आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन टैक्स की देनदारी जो बनती है वो भी आपको बखूबी गौरी ने बता दिया है। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।